नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आज सुबह सीबीआई ने पूछताछ के लिए कथित शराब घोटाले में बुलाया था 11 बजे, वो करीब 9 घंटे से ऊपर की पूछताछ के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर से निकलकर अपने घर पहुंच गए हैं। और बताया यह जा रहा है कि यहां पर अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि आज क्या हुआ उस पर बातचीत करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इसको अपने नेता को लेकर, जो उनकी पूछताछ हुई है उसको लेकर आक्रामक दिख रही है और लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। उसी बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक पार्टी से अलग लाइन लेते हुए अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरूरी बात अभी की यह है कि ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर निकल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सीधे चलते हैं अरविंद केजरीवाल जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने घर के सामने। सीबीआई ने मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की, 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, अभी जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए हैं। और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता हमारे साथ है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न। सवाल आपसे पूछे गए जो आपने जो बोला, कुछ अगर सवाल सब कुछ पूछा उन लोगों ने। ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहां से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहां से लेके अंत तक सारा। आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक के जितनी डेवलपमेंट्स हैं, सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सर, उनके सवालों से आपको क्या लगा कि सीबीआई के पास क्या आधार है, और क्या आपको आगे भी बुलाने के लिए उन्होंने कहा है? ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया है। सर, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को डिटेन भी किया गया था। दिन में शांतिपूर्वक वो लोग आवाज उठा रहे थे, हालांकि उनको रिलीज किया गया। आम आदमी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये गलत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हम लोगों का अधिकार है। हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है कि वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सर, कल सदन में चर्चा के लिए आपने हाउस बुलाया है कि इस तरीके से आप सेशन नहीं बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते? कह रहे हैं कि इस तरीके से मनमाने तरीके से नियमों के खिलाफ बताया सर। कैसे, कौन से नियम के खिलाफ है? सर, तो कल सदन होगा? कल सदन होगा, बिल्कुल होगा। कौन से नियम के खिलाफ है? कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है।
उन्होंने कहा एलजी से तो पूछने की जरूरत है। सर उन्होंने कहा है बिना डिजॉल्व किए हुए आप दोबारा सदन बुला रहे हो और ऐसा नहीं। ऐसा हमेशा होता है। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब थोड़ा सा संविधान, थोड़े से रूल्स, थोड़े से कायदे और पढ़ लें। मैंने बार बार कहा है कि कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी संविधान की जानकारी हो, कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी कानून कायदे की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकलकर बाहर आए और सीधे अपने घर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पहले तो बड़े ही ढंग के तरीके से उन्होंने कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं। शिष्टाचार दिखाते हुए उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, कुल 56 सवाल मुझसे पूछे गए, लेकिन फिर बोले कि बिल्कुल निराधार है ये केस, मुझे अभी आगे नहीं बुलाया गया है, इसमें एक पैसे का भी कहीं पर भी मेरे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ इस कथित लिकर स्कैम में कोई सबूत सीबीआई के पास नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में अच्छा काम कर रही है और उसके साथ हमारे जो पार्टी का नेशनल स्टेटस हो गया है, हमें बढ़ते हुए देखकर हमारे खिलाफ बदनाम करने की यह साजिश की जा रही है। तो अपने आप को क्लीन चिट देते नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है इस मामले में। उन्हें आज विटनेस के तौर पर बुलाया गया था। सीआरपीसी की धारा 160 में उनका बयान दर्ज किया गया, यानी कि जो एक विटनेस का बयान होता है उसके तौर पर उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई जानना चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जो ये कहा गया है कि उनके घर पर ये मीटिंग हुई थी, वहीं पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने सी अरविंद को बोला था कि जो एक अधिकारी हैं कि 6% से 12% कर दीजिए, तो क्या उनकी जानकारी में था? वो कैबिनेट, वो क्योंकि दिल्ली की कैबिनेट के मुखिया हैं, तो उनकी जानकारी में क्या क्या चीजें थी? ये सब सवाल सीबीआई ने आज अरविंद केजरीवाल से पूछे। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, थके हुए जरूर लगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो वो बिल्कुल आक्रामक तेवर नहीं थे, लेकिन अभी भी लाइन जो थी वो बिल्कुल ये थी कि हमारे खिलाफ सबूत कुछ नहीं है, ये सब हमें फंसाने के लिए, हमें परेशान करने के लिए करा जा रहा है। अंकित, देखिए, सुबह से और रात तक आपको सवालों के जवाब देने पड़े और उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़े कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो आपके खिलाफ भी जा सकता है। बहुत सोच समझ के लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक सिर्फ कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं चल रहा है, बल्कि जो भी कुछ आप लिखेंगे वो एक सबूत बनेगा, एक एविडेंस बनेगा और आगे जाकर उसके आधार पर आपके से सवाल पूछे जा सकते हैं, केस बन सकता है। तो ऐसे में थकान तो हो ही जाती है। हम भी सुबह से लगे हुए हैं, हमसे तो सवाल 2-4 सवाल बस टीवी पे ही हुए हैं, तो हम भी थक गए, तो मुख्यमंत्री तो थक ही जाएंगे जब सीबीआई पूछताछ होगी। लेकिन एक अहम बात है अंकित, कि आज इतिहास नहीं बदला। इतिहास ये है कि अभी तक देश में कभी भी मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो अपने पद पर हैं, सर्व कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आशंका जरूर व्यक्त की जा रही थी कि रविवार के दिन जब मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष सिसोदिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था रविवार के दिन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जैसा कि खुद अरविंद केजरीवाल ये आशंका जता रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और संभावना भी बाद में ये लग रही थी कि क्योंकि पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया है और अभी तक न एफआईआर में और न चार्जशीट में कहीं आरोपी हैं, केवल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का जिक्र हो रहा है, तो उस वजह से पूछताछ के लिए बुलाया था। और जैसा कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 56 सवाल उनसे पूछे गए हैं, तो अब सीबीआई ने सवाल उनसे पूछे हैं और जो उन्होंने जवाब दिए हैं उसके आधार पर सीबीआई अपनी आगे की जांच करके अपना केस बना के संभव है आगे बुलाए ना बुलाए। लेकिन मुख्यमंत्री अभी ये बता रहे हैं और सीबीआई से हमारे जो सहयोगी हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री को दोबारा पूछताछ के लिए सीबीआई की तरफ से नहीं बुलाया गया है। अंकित, सवाल उठा जो दिल्ली के अंदर कल बुलाया गया है, जो सेशन बुलाया गया है असेंबली का, उसके ऊपर भी एक सवाल उठा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात बिल्कुल सीधे तौर पर कही है कि ये नियमों के खिलाफ है। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बेहतर एडवाइजर रख लें जिन्हें नियम कानून पता हो। तो क्या कंफ्यूजन है इस पूरे ये जो सेशन है उसको लेकर, और मंशा क्या है आम आदमी पार्टी की सेशन को बुलाने के पीछे?
देखिए अब ये देखिए यहाँ इस सवाल के जवाब में तेवर दिख रहे थे। वो लगातार पूछना चाह रहे थे, दरअसल वो पूछना भी नहीं चाह रहे थे, तंज कस रहे थे उपराज्यपाल पर कि वो पूरा प्रोसीजर पढ़ लें, कानून को पढ़ लें, नियम को पढ़ लें। मामला ये है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही कल ही दिल्ली सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है और इसमें जो सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, तो उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जो है इसमें चर्चा करेगी, अल्पकालिक चर्चा होगी। तो हुआ ये कि आज उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से कहा गया कि ये जो सदन बुलाया गया है, उन्होंने इस बुलाने को खारिज नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि पहले जो आपने सदन बुलाया था उसको खत्म नहीं किया, तो जब तक वो खत्म नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम पहले भी ऐसे करते रहे हैं और सदन बुलाना जो है वो कैबिनेट का अधिकार होता है। तो इससे ये साफ है कि भले ही एलजी कुछ भी कह रहे हों, कल दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा और जाहिर है कि कल आम आदमी पार्टी ये जो मुद्दा उसको आज लीगली उसने फेस किया है, आम आदमी पार्टी ने या दिल्ली सरकार ने, तो आम आदमी पार्टी कल दिल्ली विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाएगी। और लोगों को बता दें, अपने दर्शकों को, कि अरविंद केजरीवाल विशेषाधिकार जो होता है किसी भी नेता का सदन के पटल पर कुछ रखने का, बात कहने का, उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के चांसेस जो है वो बिल्कुल शून्य के पास रहते हैं। तो इस वजह से कल जो है ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बहुत दिनों से इस बात को जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, दिल्ली के अंदर जो राजनीति है, देश की राजनीति पर नजर रखती है। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शलभ भाई, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी अपना बयान इस पर दिया है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बीजेपी से प्रेरित है, कुछ ₹1 का हमने घोटाला नहीं करा। खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि हमें इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि हमसे डर गए। देखिए, जो बात आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनके दोस्त कह रहे हैं, लगभग वैसी ही बात मनीष सिसोदिया जी भी कहते थे, लगभग वैसी ही बात सत्येंद्र जैन जी भी कहते थे। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जब एजेंसियों ने कार्रवाई की, इतना ज्यादा हल्ला मचाया था, इतने तरह की बातें कही थी, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट से आज तक बेल नहीं ले पाए। यानी माननीय अदालत ने भी पाया कि आपने भ्रष्टाचार किया है। और जो तमाम सारे सबूत जो एजेंसीज ने लगाए हैं, जो अब कोर्ट के मार्फत लोगों के पब्लिक डोमेन में आने लगे हैं, वो तो हैरान करने वाले हैं। और इसलिए हैरान करने वाले हैं कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के सर पर कसम रख कर आता है, बच्चों के सर पर कसम खाता है और कहता है कि मैं राजनीति में चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो चुनाव लड़ता है। वो बच्चों की कसम खाकर कहता है कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो सिक्योरिटी भी लेता है। वो बच्चों के सिर की कसम खाकर बोलता है कि मैं बंगला नहीं लूंगा, वो बंगला भी लेता है और उसमें एडिशनल स्विमिंग पूल भी बनवा लेता है। वो कसम खाकर कहता है मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। पूरी की पूरी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया, आप उठाकर देखिए, पूरे दिल्ली को इन्होंने शराब खाने में तब्दील करने का सौदा कर दिया। और अब तो लोगों को पहली बार पता चला कि कंबल ओढ़कर घी पीते थे। कंबल ओढ़कर, यानी घी जो है कोड वर्ड था। 15 किलो घी, 50 किलो घी, ये सारा कहां गया? ये सुकेश चंद्रशेखरन ने जो खुलासे किए हैं जी, जो 100 करोड़ रुपए सीधे बांटे गए इन लोगों के बीच में, वो सब कहां गए? तो मुझे लगता है देश हतप्रभ है। और देश इसलिए हतप्रभ है कि एक व्यक्ति से उम्मीद थी देश को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पर भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के चरणों में पड़े हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चरणों में पड़े हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो आम आदमी पार्टी ने तो सारी, लेकिन शलभ भाई, आपने जो बातें कही, वो बेल हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, ये आप भी जानते हैं बेहतर तौर से कि ये जो सारे कोर्ट के जो बेल हियरिंग होती है, उसका ट्रायल के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता। ट्रायल में प्रूव करना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने और उनके जो साथी है उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है। अंकित जी, देखिए, ये काम एजेंसीज का है और मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि जिस तरह से एजेंसीज ने समन किया है, बिना किसी ठोस आधार पर समन नहीं किया होगा। वो चीफ मिनिस्टर हैं। आप, मैं कहता रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी क्या कहते थे, आप उठा के स्क्रिप्ट देख लीजिए, आज केजरीवाल जी की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए और मनीष सिसोदिया जी की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, सत्येंद्र जैन की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। एक ही भाषा थी कि नहीं साहब, हमसे तो सीबीआई ने बहुत कोऑपरेट किया, हमने सीबीआई को कोऑपरेट किया, हमें भाजपा ने फंसाया, क्यों नहीं बेल कर ले? अगर सही होते तो सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं जमानत मिलती है? मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं जमानत मिलती है? तो ऑनरेबल कोर्ट ने जेल के भीतर रखा हुआ है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि ये भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, इन्होंने चोरी की है। सर, वो अभी भी ट्रायल में तय होगा। लेकिन नीरजा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
राजनीतिक तौर पर क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा संकट है? उनकी कट्टर ईमानदार की जो इमेज है, एंटी करप्शन क्रूसेडर की जो इमेज है, उस पर एक सवालिया निशान लग गया है? या जैसे कि अरविंद केजरीवाल अब तक देखा गया है बड़े माहिर रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलने में, तो वो इसका अपने पक्ष में भी इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से इस इशू को यूज करते हैं और पलटवार करते हैं भाजपा के खिलाफ। ये देखने लायक चीज होगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग है कि 9 घंटे के बाद 56 सवालों के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कूल जैसे कहेंगे। मुझे तो थकान भी नहीं लग रही है उनके चेहरे पे, और वो पॉलिटिकल बात कह रहे हैं। और ये भी कि सीबीआई नीरजा जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को डिटेन किया गया था, क्या छोड़ दिए गए आप लोग नजफगढ़ पुलिस स्टेशन से? अभी नजफगढ़ थाने से छोड़ा गया है। जब सीएम साहब की क्वेश्चनिंग खत्म हुई है वहां पे, हमें यहाँ से छोड़ा गया है, तो अब हम निकले हैं। सौरभ भाई, मैं अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उनसे पूछ रहा था। वो कह रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये सब हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है, हमारी इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये स्क्रिप्ट तो मनीष सिसोदिया भी बोलते थे, सत्येंद्र जैन भी बोलते थे। क्योंकि आप लोगों को कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रही अगले आपके मंत्रियों को, ये प्रूव करता है कि आप लोग दाल में कुछ काला है। नहीं, ये तो सारे देश ने देखा कि सत्येंद्र जैन साहब के मामले में सीबीआई कोर्ट ने जब तीखे सवाल केंद्र सरकार के वकीलों से पूछने शुरू किए, इनके तुषार मेहता और राजू साहब जो एसजी हैं, उनसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे। और ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई कि सत्येंद्र जैन को बेल मिलने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी केंद्र सरकार ऊपरी अदालत में गई। वहां पे इन्होंने बोला कि साहब ये जज ठीक नहीं है, इन जज को बदल दीजिए। ये भारत के इतिहास में मुझे नहीं जान पड़ता कि कभी केंद्र सरकार सीबीआई जज के खिलाफ कोर्ट में गई हो और बोला हो कि ये जज ठीक नहीं है। और एक बेहद ईमानदार, अच्छी, कर्तव्यनिष्ठ जज को इन्होंने बदनाम किया और उनसे मुकदमा लेके दूसरे जज को दे दिया। अब इसका क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन ये है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को बेल देंगे तो हम आपको ही बदनाम कर देंगे, आपका पूरा करियर खत्म कर देंगे। यही तो हुआ। अब वो जो बेचारी जज थी, उनके ऊपर तो उन्होंने पूरा सवालिया निशान लगा दिया उनकी क्रेडिबिलिटी पे। मतलब कि उनकी इम्पेकेबल जो परफॉर्मेंस थी, उनकी इंटीग्रिटी थी, उस पे सवाल उठा दिया जी। तो अब कौन जज जो है इन लोगों के साथ जो है इस तरीके का झगड़ा ले सकता है? इनके केंद्रीय लॉ मिनिस्टर तो रोज चीफ जस्टिस से लड़ रहे हैं कि हमारे कहने से जज बनाओ। भाई क्यों बनाए आपके कहने से जज? आप क्यों चाहते हैं आपके नाम से जज बन जाए? आप क्यों चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सरकार के लोग जज बन के बैठ जाएं? ये तो खुल्लम खुल्ला जो है कानून का, संविधान का जो है मजाक उड़ाना, परखच्चे उड़ाना और सिर्फ जी। पर सौरभ भारद्वाज, है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा और आज सुबह भी कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विटनेस के तौर पे मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जाऊंगा, अपनी बात सीबीआई के सामने रख दूंगा। आके भी उन्होंने कहा कि देखिए मेरे साथ बड़ा सभ्य व्यवहार हुआ और मुझसे 56 सवाल पूछे गए जिनके मैंने जवाब दे दिए। अगर सिर्फ जवाब देने की बात थी और क्योंकि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और दिल्ली की अगर लिकर पॉलिसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि उनके खिलाफ इस तरीके का वेंडेटा किया जा रहा है? इसको एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश क्यों की जा रही है? अब इसके सवाल का जवाब आपके पास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं और जो पिछले कुछ हफ्तों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे। भाई अब तो इनकी स्क्रिप्ट पे पूरा काम चल रहा है ना, कानून की तो बात ही नहीं हो रही है। पहले इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजेंगे, इन्होंने जेल भेज दिया। अब ये कह रहे हैं अब हम अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजेंगे। तो कानून की बात होती तो हम ये बात कह सकते हैं कि कानून की धाराओं के हिसाब से तो जो है ये कोई क्राइम जो है बनता नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन का केस खड़ा नहीं होता। मामला तो सारा राजनीतिक है ना। अब इतनी ताकत केंद्र सरकार के पास है, इतनी माइट है इनके पास, इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर ये ठान लें कि एक छोटी सी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को एक खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर देंगे। तो बहुत ताकतवर लोग हो गए हैं। अब इनकी ताकत जो है सीबीआई, ईडी ने और बढ़ा दी है। हम क्या करेंगे? ये अगर कल बुलाएंगे मुख्यमंत्री, कल भी जाएंगे। ये 100 बार बुलाएंगे सवालों के लिए, 100 बार जाएंगे।
और जब ऊपर से ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब सवाल बहुत हो गया, अब इसको अंदर डालो, तो अंदर डाल दिया जाएगा। जी। तो अब तो मतलब कि मामला जो है वो पूरा का पूरा सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड, इसके ऊपर बात आ गई है कि सत्ता का नशा ऐसा है कि आप किसी आदमी को आदमी नहीं समझते, किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते, अपोजिशन को आप खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम अपोजिशन जो है समाप्त करना चाहते हैं। जी। कोई सवाल पूछता है तो आपको पसंद नहीं आता है। पर सौरभ जी, ये शलभ ने भी कहा और मैं वो सवाल एक बार आपसे पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर आपकी पार्टी आई थी, अरविंद केजरीवाल को करप्शन के खिलाफ योद्धा के तौर पर देखा जाता था। आज आप उन्हीं लोगों के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं जिनके खिलाफ आप कल तक आरोप लगाते थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से आपकी दोस्ती है, आप उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिन्हें कल तक आप करप्ट कहते थे। जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया वाटर स्कैम के नाम पे। असम के अंदर उस वक्त कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंत बिस्व शर्मा, पूछिए उनसे आपने कैंपेन चलाया नहीं चलाया? आपने उनको भ्रष्ट कहा नहीं कहा? ईडी सीबीआई के मुकदमे उन पे हुए नहीं हुए? फिर क्या हुआ? इन्होंने उस भ्रष्ट कहलाने वाले मंत्री को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आज वो इनके पोस्टर बॉय हैं, इनके असम के भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपने कैसे, जिसको आप खुद भ्रष्ट कहते थे, ईडी सीबीआई के केस लगा, उसको कैसे आपने ज्वाइन करा लिया? फिर मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, नारायण राणे हैं, मतलब दर्जनों नेताओं की लिस्ट है जिनको आपने भ्रष्ट। अजीत पवार का नया नाम आ रहा है कि अजीत पवार का नाम जो है चार्जशीट से जो है हटा दिया गया ईडी द्वारा, क्योंकि दोस्ती हो रही है, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, ऐसी स्पेकुलेशन है। तो हम तो किसी से मिले तो भी हम भ्रष्ट हो गए, और ये भ्रष्ट कहलाने के बाद, कहने के बाद, मुकदमे करने के बाद उनको पार्टी में ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बना दें, ये जो है देश के जो है सबसे जो है भ्रष्टाचार से लड़ने वाले प्रधानमंत्री हो गए। ऐसा कोई ना होता। दुनिया और जो लोग हैं वो कोई बेवकूफ कोई ना, सब लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, लोगों को डराया जा रहा है, बिजनेसमैन को डराया जा रहा है, मीडिया के लोगों को डराया जा रहा है। आप तो मीडिया के जो बड़े बड़े लोगों के ऊपर ईडी के मुकदमे कर रखे हैं। जहां कोई चैनल पे कोई इनसे ऊंची बात कर दे या अगले दिन उनको बुला के जो है ईडी के अंदर टाइट करते हैं। इन्होंने बीबीसी को नहीं छोड़ा, दुनिया की सबसे विश्वसनीय न्यूज एजेंसी जिसका नाम मोदी जी खुद लेके कहते थे कि भाई अगर कहीं पे खबर पे शक हो तो बीबीसी खोल के देख लो, आज इन्होंने बीबीसी को जो है भ्रष्टाचारी बता दिया। ईडी ने जो है बीबीसी के बड़े बड़े पत्रकारों को बुला के सुबह से शाम तक जो है जलील करती है वहां पे बिठा के। अब ये कह रहे हैं कि ईडी भी भ्रष्टाचारी है, ईडी जो है देश के विरोध में काम कर रही है। इनका कोई दीन ईमान नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई इनकी कानून के अंदर जो है रुचि नहीं, कोई संवैधानिक संस्था को ये मानते नहीं। ये तो ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जब तक सब कुछ ध्वस्त नहीं कर देंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। सौरभ भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शलभ मणि त्रिपाठी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहते थे, लेकिन ये सवाल तो उठेगा शलभ मणि त्रिपाठी कि बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या? कॉर्नाड सांगमा के खिलाफ आप लोग अभी तक पूरी कैंपेन आपने चलाई मेघालय में, पूरा अमित शाह ने जाके कहा कि जिस दिन हम सरकार बनाएंगे कॉर्नाड सांगमा को जेल के अंदर कर देंगे, उनकी जगह वहीं पर है, और उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री बने हुए, बीजेपी उसमें सहयोगी दल है। नहीं, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सौरभ भारद्वाज आपके साथ लाइन पर होते तो शायद बेहतर तरीके से मैं उनसे सवाल पूछ पाता, क्योंकि आपने तो सवाल पूछा नहीं जिसकी मुझे उम्मीद थी। आपने सौरभ भारद्वाज से ये सवाल नहीं पूछा कि चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो आप कहते ही हो, भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगाते ही हो, आप लालू यादव से क्यों मिले? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वही थे ना जो आपके ही चैनल पे, एनडीटीवी का ही क्लिप है कि एनडीटीवी पे बैठ के वो कहते थे कि मुझे अगर अधिकार मिला तो मैं सबसे पहले किसी को जेल भेजूंगा तो इस देश के सबसे महाभ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव को जेल भेजूंगा। वो कहते थे कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों के नाम पे पूरे बिहार को लुटा दिया है। तो मैं तो ये उम्मीद करता था कि अंकित त्यागी ये सवाल जरूर पूछेंगे सौरभ भारद्वाज से कि चलिए ठीक है, भाजपा से तो हम सवाल पूछेंगे, आप ये बताइए ना कि आप लालू प्रसाद यादव के चरणों में क्यों गिरे पड़े हैं, जिसको आप जेल भेजने का दावा करते थे। आप कांग्रेस पार्टी को सबसे मोस्ट करप्ट पार्टी बताते थे, आज आप उनके चरणों में गिरे पड़े हैं। आप तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनको महाभ्रष्ट बताते थे, आप उनके चरणों में जाकर गिरे हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचारी एक बात है जो आप जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये मान के चले कि आप भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल बीजेपी जैसी है, यानी कि आप भी करप्ट और वो भी करप्ट। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमने तो देखिए, हमने तो अपने सामने प्रमाण और तमाम मानक प्रस्तुत किए हैं और देश की जनता ने देखा है उसको। सर, प्रमाण तो गृहमंत्री जी मेघालय में भी प्रस्तुत कर रहे थे कॉर्नाड सांगमा के खिलाफ, और फिर उनके साथ सरकार में हैं आप। मैंने कहा तो
नहीं ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है राजनीति में, हम लगाते हैं एक दूसरे पर आरोप, लेकिन जो इस देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि आप सौरभ भारद्वाज जी को आपने मौका दिया, आपने उनसे नहीं पूछा। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जजेस बनवा नहीं पा रहे, जजेस बनवाना चाहते हैं, यानी भारत सरकार अपने जजेस बनवाना चाहती है, बनवा नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस देश की जुडिशरी ऐसी हो गई है कि आज तक सत्येंद्र जैन को हम जमानत नहीं दिलवा पा रहे। तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि भाई जुडिशरी पर विश्वास आपको है कि नहीं है? अगर जुडिशरी पर आपको विश्वास है तो आप सत्येंद्र जैन को बाहर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? जो भ्रष्टाचार करके उनका मंत्री जेल के भीतर है, और जिसको अरविंद केजरीवाल ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस देश में अगर कोई एक दिन के लिए जेल जाता था तो अपना मंत्रालय छोड़ देता था, इस्तीफा देता था। अरविंद केजरीवाल ने उसको महीनों तक मंत्री बनाकर रखा, उसके लिए मसाज पार्लर खुलवा दिए, अंदर उनके लिए पूरी अय्याशी की व्यवस्था करा दी। सौरभ भारद्वाज से आपको यह भी सवाल पूछना चाहिए। पर सौरभ भारद्वाज जो आरोप हम पर लगा रहे थे, कई बार ऐसा लगता है कि ये आरोप तो हम भी लगाते हैं कि कई बार मीडिया ये सवाल पूछने में पता नहीं क्यों मीडिया की टांगें कांपने लगती हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की, क्योंकि जैसे सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि हमें बीजेपी डरा देती है, आप कह रहे हैं हमारी टांगें कांपने रखती है। हमें बिल्कुल इस बात की बड़ी खुशी है कि दोनों पार्टियों को लगे कि हम आपसे ही डरे बैठे हैं, इसलिए कि सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि सच्ची बात तो यह है, जिससे सवाल पूछ लो, जैसे आपसे पूछा तो आप कह रहे हैं आपने उनसे नहीं पूछा, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे बीजेपी से नहीं पूछा। इसी में खेल चलेगा नीरजा जी। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, एक क्लीन चिट दिए जा रहे हैं अपने आप को, दूसरे आरोपी बताए जा रहे हैं अपने आप को, ट्रायल होना अभी बाकी है। बिल्कुल, अब ये जनता दिल्ली की, पंजाब की और देश की क्या इससे सबक लेगी, कैसे इससे रिएक्ट करेगी, वो देखने लायक चीज होगी। अरविंद केजरीवाल माहिर खिलाड़ी हैं, उसको ट्विस्ट करेंगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और हर पार्टी करती है। तो मुझे लगता है कि जो बैटल ऑफ परसेप्शन है वो लड़ा जा रहा है, कोर्ट्स में तो होगा ही होगा। और मेरे मन में जो सवाल है वो ये है, जहां तक सत्येंद्र जैन का मामला था, सिसोदिया का मामला था, क्या लोगों के मन में उनको जेल डालने से सहानुभूति हुई? मालूम नहीं, ऐसा लगता नहीं था कि सहानुभूति बहुत बड़े पैमाने पे हुई। पर क्या अरविंद केजरीवाल को बुला के, जिनका नाम FIR में भी नहीं था, ज्वाइन करने था उनको इन्वेस्टिगेशन, 9 घंटे CBI ने समन दे के बुलाया, ऐसा होता नहीं था। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना तो आप CM के पास जाते हैं, आप बात कर लीजिए। तो और सिर्फ जो आपने सवाल उठाया ना, सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को ही ED और CBI इंटेरोगेट कर रही है, उससे भी एक क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया है कि किस मोटिव से कर रही है। क्रेडिबिलिटी अबाउट करप्शन बीइंग एन इशू। ठीक है, मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा, शलभ जी, नीरजा जी हमारे साथ बने रहें। जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो दूसरी आज की बड़ी स्टोरी है, अब आपका ध्यान उसकी तरफ लिए चलते हैं। अतीक अहमद और अशरफ, दोनों जो भाई हैं, माफिया सरगना, उनकी कल जिस तरीके से हत्या हुई उससे कई सवाल उठे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जो इसकी पूरी जांच भी करेगी। पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस के पूरे रोल को लेकर कई अनसुलझे सवाल जो हैं वो अभी सामने जरूर आ रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। अब से कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं। कुछ देर पहले जो है अतीक अहमद और उसके भाई को सुपुर्द खाक किया गया। थोड़ी देर पहले उनका जो दफनाने का जो पूरा प्रोसेस था, जो उनका पूरा लास्ट राइट्स थे, वो वहां पर हुए इलाहाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच में, प्रयागराज के अंदर पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा के बीच में आज ये पूरा जो उनका आखिरी जो उनका जो सुपुर्द खाक करने का जो पूरा कार्यक्रम था वो किया गया। वहां पर करीब 50 से 60 लोगों को आने की अनुमति थी, बाकी पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम करे हुए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। दोनों
की हत्या के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीती रात करीब 10:30 बजे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 3 आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। यह हत्या पुलिस और मीडिया के सामने हुई, लाइव कैमरा के सामने यह हत्या हुई। इस दौरान हमलावरों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नाम कमाने के लिए मर्डर किया। अभी तक पूछताछ में किसी गैंग का नाम सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को देगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ नीरज जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ ही साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आलोक वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और हमारे साथ आलोक बी लाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी में जाने से पहले मैं लाल साहब एक बार आपसे समझना चाहता हूं सर, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है किसी भी अक्यूज की सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कानूनन कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित एफिडेविट दिया है कि वो अशरफ और अतीक को सुरक्षित न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें उनको भाग लेने के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है। प्रथम दृष्टया क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है? अंकित, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने काम में सफल नहीं हुई। इनको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी डेफिनेटली उन्हीं पर थी और वो ऐसा नहीं कर पाए। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब बार बार ये कहा जा रहा था, खुद इन लोगों ने कहा था और दूसरे लोगों ने कहा था कि इनकी सुरक्षा करी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इसके लिए, लेकिन अगर वहाँ की पुलिस इसमें नाकामयाब रही है तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको इसका जवाब देना होगा। जवाब बिल्कुल देना होगा। सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। एक न्यायिक कमेटी जरूर बनाई गई है इसकी जांच करने के लिए। आलोक वत्स साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं। आलोक साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की थ्योरी अभी ये कह रही है कि ये 3 छुटभैया, जिसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, अपराधी थे जो नाम कमाने के लिए इन्होंने अशरफ और अतीक की हत्या कर दी। क्या सिर्फ इसको इतना ही समझा जाए? क्योंकि जिन हथियारों का जिक्र किया गया है उसमें से 2 हथियार फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं सर, बड़े महंगे हथियार हैं। कोई भी छुटभैया अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये हथियार लेकर आसानी से इतनी उपलब्ध है कि हथियार लेकर इस तरह की हत्या कर देता है? अंकित जी, जो बात आप कह रहे हैं वो नीचे गले से उतर नहीं रही है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसको ये छिपा रहे हैं, और ये जब तहकीकात होगी, पूरा मामला तफ्तीश में लिया जाएगा, तभी ये सच उजागर होगा। जो ये कह रहे हैं कि हम अतीक से बड़ा डॉन बनना चाहते थे और हमने इसलिए ये काम किया, ये बात गले से उतरने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का माहौल इन दहशतगर्दों के खिलाफ बना हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति अगर डॉन बनना चाहता है तो उसको 1-2 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा, क्योंकि अभी अगर वो ऐसा करेगा तो उसको मालूम है उसका क्या हश्र होगा। तो आलोक वत्स साहब, इसका मतलब आप मान रहे हैं ना जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया उत्तर प्रदेश में, उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है और अतीक और अशरफ को इस तरीके से मार दिया जाता है? वत्स साहब का मुझे लगता है कोशिश करेंगे उनको। नहीं, आ गया जी। हाँ, मैं पूछ रहा हूं, जंगल राज का आरोप लग रहा है बीजेपी पे, मान रहे हैं ना उसको? क्योंकि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उमेश पाल और 2 पुलिस वालों को मार दिया जाता है, अतीक अशरफ को मार दिया जाता है, और कहते हैं हम बड़े डॉन बन जाएंगे, हथियार ले आते हैं विदेशी। नहीं,
जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं है। ये पुलिस महकमे से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, इनसे बड़ी चूक हुई है। ऐसी चूक पूर्व में भी हुई है। दो प्रधानमंत्री मारे गए जिनके ऊपर इतनी कड़ी सुरक्षा थी, वहां भी इंटेलिजेंस की ही चूक हुई है, एलओआई की चूक हुई है, पुलिस की चूक हुई है। बहुत अलग जमाने की हम बात कर रहे हैं। आईपी सिंह साहब, चूक हुई है, इसको आप जंगल राज ना बनाएं। समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति की कोशिश ना करे। देखिए अंकित जी, जंगल राज है, गुंडा राज है। आज 7 ब्रूटल मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 4 बांदा जनपद में मतलब गला काट के हत्या हुई है। 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में 3 हत्याएं हुई हैं। 12 तारीख को एक छात्र नेता की बलिया में हत्या हुई है। जंगल राज इसको नहीं कहेंगे, गुंडा राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज एक मुख्यमंत्री के तौर पर आदित्यनाथ की कार्य क्षमता बताता है कि पुलिस कस्टडी में, देखिए पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, जेलों के अंदर हत्या हो जा रही है, आम हत्या हो रही है। यहां तक कि लाइव सड़कों पर मीडिया जब कैमरों के साथ रहती है तब भी कैमरों के सामने हत्या हो जा रही है। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस से लेके उन्नाव में बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर जो रेप पीड़िता थी उसके पिता की हत्या कर देती है। बागपत से लेके बलिया तक का हत्या की स्थिति और नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सर, ये जो बात बार बार कही जा रही है, एक धर्म विशेष के कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि देखिए इतने सारे लोग मारे गए, उसमें एक धर्म विशेष के लोग तो नहीं है। विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था सर, तो आप लोग एक धर्म को ही देख करके अपनी आवाज उठाते हैं। हीरो बनाने की कोशिश क्यों है यहाँ पर अतीक और अशरफ को? नहीं, बाबा साहब के संविधान का क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट में ताला डाल दीजिए, आप जो उच्च न्यायालय उसमें ताला डाल दीजिए। पर आईपी सिंह साहब, ये सवाल जायज है, पर ये सवाल कहां से आ जाता है कि इसे धर्म के चश्मे से देख लीजिए? नहीं, बिल्कुल देखिए जिस तरह से मीडिया को क्या करना चाहिए था, मीडिया का क्या रुख है, एक लोकल स्तर का जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया वैसा मिला उनको। 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे, अपराध जगत में गए, जराम की दुनिया में गए, हत्या हो गई। लेकिन आप सोचिए कि एक लोकल माफिया को आप महीनों से ट्रैक कर रही है देश भर की मीडिया। दूसरी तरफ श्री सत्यपाल मलिक जी 3 बार के 3 राज्यों के राज्यपाल हैं, उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सही बात है सर। ये नीरजा जी, आज ये कमाल की बात ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और अब समाजवादी पार्टी, सबके पास सवालों के जवाब सिर्फ ये हैं कि मीडिया जो है उस पर सवाल जरा उठाकर उनसे पूछ लें कि वो क्या कर रहे हैं। पर नीरजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसे धर्म के चश्मे से राजनीति और धर्म के आईपी सिंह साहब, सर आपने अपनी पूरी बात रखी है, ये आप ना भूलें सर। आप मीडिया पे आपका पूरा हक है, आप हम पे भी सवाल उठाइए, लेकिन सर एक एक करके आपने अपनी बात रखी। आप मुझे अब दूसरे मेहमान के पास जाने दीजिए। ये और कोई चैनल नहीं है सर, यहाँ तूतू में नहीं खेलते। किसी चैनल ने जरूरत की सर, हम तूतू में नहीं खेलते हैं, सुबह से भी यही कर रहे हैं। हमारा चैनल देख लिया कीजिए, आपको चल जाएगा पता कौन चैनल क्या जरूरत कर रहा है। नीरजा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसे जो धर्म की बात हो रही है, इसे धर्म के चश्मे से क्यों ना देखा जाए? जब मारने वाले मारते ही एक धर्म विशेष का नारा लगा देते हैं, जब वो आके कह देते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इसको एक धार्मिक उन्माद की तरफ मोड़ दिया जाए? बिल्कुल, ये डेंजर वो है कि आप एक तरफ इनको हीरो बना दे, एक समुदाय इनको हीरो बना दे, और दूसरी साइड का समुदाय कहे कि बहुत अच्छा हुआ है जो नारे लगा के कि हमने इतने बड़े गैंगस्टर्स को मार दिया। उससे ध्रुवीकरण हो, पार्टीज चाहेंगी ऐसा हो। लेकिन मीडिया के बारे में जो कहा गया ना, ये मैं कहना चाहूंगी, अगर मीडिया वाले वहां इस सीन को कैप्चर नहीं करते अपने कैमरा में और भाग लिए होते, तो आज पूरे देश को पता नहीं होता कि क्या हुआ कल वहां, इसकी जानकारी नहीं होती। मीडिया वाले नहीं भागे वहां से, कुछ लोग डटे रहे। मीडिया ने अपना रोल निभाया, बहुत खूबी से निभाया कल रात को। और मैं कहूंगी कि 40 साल की पत्रकारिता में मैंने ऐसा किस्सा नहीं देखा है। 2 गैंगस्टर्स हथकड़ी में लाए जा रहे हैं
उनको पूरी पुलिस ने घेरा हुआ है, वो पुलिस की कस्टडी में है। सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पुलिस कस्टडी होती है जी। और 2 नौजवान आके उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उन्हें उड़ा देते हैं, सेकंड्स में उड़ा देते हैं, और मीडिया उसको कैप्चर करता है पूरे किस्से को, वारदात बिल्कुल फिल्म जैसे बनती है। तो क्या कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं? क्या न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां नहीं उड़ी कल रात को? और लगातार इसी पर जो नीरजा जी कह रही हैं, जो कि जिसमें हम गर्व करते हैं कि डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का और सरकार के फेलियर के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यही काम मीडिया भी कर रहा है। आईपी सिंह साहब, एक मीडिया कर्मी भी घायल हुआ है इसमें, तो मीडिया कम से कम अपना काम उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ के जरूर कर रहा है। अब वो आप कहें कि यही सवाल पूछो तो वो थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। मेरे पास समय आपका बिल्कुल खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं जाने से पहले कहना चाहूंगा, अतीक अहमद और अशरफ के लिए सिंपैथी की बात नहीं है, लेकिन अगर यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर है और क्या इनकी हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश है, तो यह अतीक और अशरफ के साथ खड़ा होना नहीं, यह देश के कानून के साथ खड़े होने का सवाल है, यह देश के संविधान के साथ खड़े होने का सवाल है। तो जो भी अगर कहता है कि इस सवाल को पूछने वाले इनको सिंपैथी दे रहे हैं, वो शायद इस बात को दुरुस्त कर लें कि अगर पुलिस को, प्रशासन को, कानून को, सरकारों को छूट मिल गई इस तरीके से एक्सट्राजुडिशियल किलिंग करके लोगों को न्याय देने की, तो अगला नंबर आपका होगा, आज माफिया डॉन का है। और जो लोग जय श्री राम के नारे लगाकर इसे धार्मिक उन्माद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताली बजाकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी ये बात समझ लें कि ये देश इस तरीके से नहीं चल सकता। एक कानून से चलता है, किताब से चलता है, और उसी किताब का देश के प्रधानमंत्री शपथ लेकर, देश के मुख्यमंत्री और बाकी नेता शपथ लेकर अपना काम करने के लिए आगे आते हैं। तो इस बात को भूले ना कि यह देश किस कानून की किताब से चलता है। जिन लोगों की खामी है, और सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे, उन पुलिस वालों को देने होंगे जिन्होंने अपनी इस काम में, सुरक्षा में कोताही बरती है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। वहीं आज कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि केजरीवाल जैसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह तब आया है जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने आज सवालों के घेरे जो हैं, अरविंद केजरीवाल ने उनके सवालों के जवाब दिए, और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया। अजय माकन ने यह भी कहा कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं, बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बड़े वकील जो अरविंद केजरीवाल की पैरवी कोर्ट में जाके उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान कर रहे हैं।